हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टेस्ट का, जो कि आज संडे के दिन कंडक्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका अगर पढ़ो तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप? तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझें। जैसे मान लो कि आप, इसमें क्वेश्चन कहता है कि हम क्यों, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्यों लूप नहीं फॉर्म करती हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप किसी भी चार्ज से, अगर मान लो आपने प्लस क्यू चार्ज लिया, तो आपने पढ़ा है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और क्या पढ़ा है? एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो उस तरफ फील्ड लाइंस एंड होती हैं। तो जब स्टार्ट हो रही हैं और एंड हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें लूप फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बस इतना लिखना रहेगा आपको, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं शॉर्ट में EFL लिख देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव चार्ज पे से शुरू होती हैं। तो पहले का आंसर बस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर देखें आप, तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। फील्ड लाइंस क्यों क्रॉस नहीं करती हैं? क्योंकि अगर मान लो कि ये क्रॉस कर जाती हैं, मान लो कि एक फील्ड लाइन है इधर जा रही है और एक फील्ड लाइन है गलती से ये क्रॉस कर गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यों क्रॉस नहीं करती हैं, क्यों क्रॉस नहीं करती हैं, वाई फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। मतलब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये क्रॉस कर रही हैं, लेकिन ये क्रॉस करती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे गलत बताना होगा। तो गलत बताने के लिए क्या है कि मान लो कि मैं इस फील्ड लाइन को लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड लाइन की हेल्प से, अगर मान लो कि फील्ड लाइन को मैं अलग बना लूँ इसको ऐसे, और ये पॉइंट था इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन, इस फील्ड लाइन की वजह से जो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे वो टेंजेंशियल इधर मिलेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से आ रही हैं। और मैं अगर इस वाले फील्ड लाइन को लेता हूँ, जब मैं इसको अलग से देखूँगा इस तरीके से, मतलब इसी चीज़ को मैं अलग बना रहा हूँ इधर यहाँ, जैसे मैंने पहले वाले को यहाँ बनाया है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो बेसिकली क्या होगा कि मान लो कि यही पॉइंट इसके लिए भी है, कॉमन है यहीं पे, तो टेंजेंट कैसा जाएगा यहाँ पे बताओ, इस तरफ। इसका मतलब अगर मैं इसको इसके साथ मिला के देखूँ इस तरीके से, तो ये एक फील्ड लाइन अलग है, ये एक फील्ड लाइन अलग है, ये फील्ड लाइन अलग, ये अलग, लेकिन जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है उस पर दो डायरेक्शन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। मान लो E1 E2 है, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आपको लिखना क्या रहेगा? लिखना ये रहेगा कि फील्ड लाइंस EFLs never intersect each other because we cannot get two directions of electric field at a single point। तो सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है? कॉमन पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं कि हम दो डायरेक्शन हमें मिल जाए, तो ये चीज़ होगी नहीं। इसका मतलब फील्ड लाइंस
अलग अलग निकलेंगी, अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E due to point charge at any near point at any near at any point near it is defined as, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ले रहे हो, मान लो कि ये पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। वो कैसे निकालते थे, टेस्ट चार्ज वगैरह लेके आते हो तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हो। मतलब आपने ये फॉर्मूला जो पढ़ा है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो होता है वो प्लेस किया जाता है, आपने जैसा कि नोट्स में करा होगा, एक बार नोट्स में आप लोग देखना इसको। Q नॉट जो है जब आप यहाँ पे ला के रखते हो तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो फोर्स ये वाला हो गया, और जो टेस्ट चार्ज आप लेके आए हैं वो तो इन दोनों का रेशियो ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। लेकिन ये चीज़ क्या है जो इसमें इंक्लूड हो रही है, ये इसीलिए बिकॉज क्वेश्चन भी यही करे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लिमिट Q नॉट टेंड्स टू ज़ीरो, ये क्यों आपने इसमें इंसर्ट किया है, क्योंकि आपने बेसिकली फार्मूला जो पढ़ा है बेसिक में वो ये पढ़ा है, या फिर आप यहीं से F इक्वल्स टू Q ही कर लेते हैं, तो ये तो पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, अब इसमें जो है इसका रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर इसको आपने लगाया क्यों यहाँ पे। आप तो ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे ही लिखते हो, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाता है, तो वही इम्पोर्टेंस हम चेक करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो कि आपने एक टेस्ट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया, इस पॉइंट चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट आप जब बनाओगे तो E इक्वल्स टू बनेगा क्या, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू ज़ीरो F अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये फार्मूला क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब देखो क्या होता है कि आप इस चार्ज के द्वारा बनने वाले फील्ड को यहाँ पे निकाल रहे हो, मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है ना, ये फील्ड जो बना रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। ये अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ ला के रखोगे तो बेसिकली टेस्ट चार्ज भी अपना फील्ड बनाना शुरू कर देगा। मतलब अभी हम इसके फील्ड को एनालाइज कर रहे हैं, जब टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं तो टेस्ट चार्ज अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, इसका भी फील्ड अपना आ जाएगा, इसका अपना फील्ड हो जाएगा। हमें इसके फील्ड को नहीं स्टडी करना है, हमें इसके फील्ड को स्टडी करना है, जिसको हम ई के लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा कर दें तो इसका फील्ड नहीं जनरेट होगा, बस क्यू का ही जनरेट होगा, और जिसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, जो बनने वाला फील्ड यहाँ पे था, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि आपके पास दो चार्ज हैं, ये टेस्ट चार्ज तो लेके आओगे आप, और ये चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ बताना है, जिस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लेके आओगे वहाँ पे, तो ये तो ले करके आ रहे हो, ये इसकी वजह से बताना है, तो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो हम इस वाले चार्ज के वैल्यू को लगभग शून्य कर देंगे, बिकॉज फील्ड ये भी बनाएगा, फील्ड ये भी बनाएगा, हमें इसका एनालाइज करना है, इसका एनालाइज करना नहीं है। तो ये जो है Q नॉट टेंड्स टू ज़ीरो इसलिए लिमिट कर दिया जाता है कि हम इस चार्ज की वैल्यू को बहुत कम ले रहे हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं, किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड, इस कैपिटल Q की वजह से। तो इसका आंसर सिंपली आप क्या लिख दोगे, वी विल टेक Q नॉट टेंड्स टू ज़ीरो so that electric field produced by Q नॉट कैन नॉट इंटरफेयर, मतलब ये ऐसा ना हो कि अपना खुद का बनाना शुरू कर दे, इंटरफेयर करना शुरू कर दे विद द इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाई कैपिटल क्यू, मतलब जिसकी वजह से आप निकाल रहे थे उसके फील्ड को इंटरफेयर ना करे, तो इसको आप शून्य की तरफ लेके जाओगे, यानी कि लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो रखोगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि इसी में क्वेश्चन है कि आप ये बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए। तो ये तो बहुत आसान है। अगर क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्यू पॉजिटिव हो गया। फील्ड लाइंस इस तरीके से बना देना, आपके नोट्स में बना भी है, वहाँ से एक बार देख लेना। अब ये जा रहा होगा ऐसे, फील्ड लाइन जा रही होंगी। तो एक तो ये हो गया, और माइनस में है तो फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, इस तरीके से टूवर्ड्स एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज, मतलब इसी की तरफ फील्ड लाइंस आ रही होंगी। तो ये हो जाएगा जब क्यू नेगेटिव है और ये क्यू जब पॉजिटिव है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव ही हुआ, क्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। आगे बढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? जैसे मान लो कि आपको ये पता है कि डाइपोल बनता कैसे है, माइनस क्यू से प्लस क्यू लेते हैं और ये इसके बीच का डिस्टेंस अगर 2a लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मतलब जो अगर डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें, बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम P बोलते हैं, तो क्या होगा, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, तो दोनों में से कोई चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लो और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड ले लो, चाहे ये ले लो चाहे प्लस क्यू का ले लो मॉड, ये भी क्यू आएगा ये भी, तो इसका मतलब हमें क्यू लेना है मैग्नीट्यूड। तो 2QA हो जाता है डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन आ जाएगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर, क्योंकि इसका कूलम हो जाएगा, इसका ए डिस्टेंस है तो मीटर, तो कूलम मीटर इज द ऐसा यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एट व्हाट पोजीशन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का कहता है कि एट व्हाट पोजीशन इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, PE sin थीटा, तो इसमें स्टेबिलिटी जो होती है थीटा इक्वल्स टू 0 पे आती है, मतलब P और A के बीच का एंगल 0 बनता है जब, यानी कि सिचुएशन ऐसे होती है, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, थीटा बन रहा होता है, तो ये थीटा होना चाहिए 0 कर दोगे तो इसका मतलब फील्ड लाइन की तरफ ही डाइपोल को प्लेस कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल ये जो है इसको घुमा करके इसका एंगल शून्य कर दो, मतलब इसी तरफ कर दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि थीटा 0 हो जाएगा और डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आता है डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव में जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का मैं लिंक थोड़ा सा दे देता हूँ किस तरीके से आप करोगे। वही कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है आपको दिया हुआ है, एक डाइपोल का सेपरेट हो रहा है जो कि ये, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है एक्सियल प्लेस पे, एक्सियल पॉइंट पे बनाना है, और डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब अगर हम डाइपोल लेते हैं इस तरीके से माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो सेंटर से एक्सियल पोजीशन तो यही होती है ना, एक्सियल, तो सेंटर से x डिस्टेंस अवे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आपने नोट्स में कर रखा हुआ है या फिर डेरिवेशन किया हुआ है तो एक बार नोट्स में देख लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले तो ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये है 2a,
तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा आधा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। आपको निकालना है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस चार्ज की वजह से यहाँ निकालेंगे और इस चार्ज की वजह से यहाँ निकालेंगे। दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा तो नेट निकालेंगे। जो नेट निकालेंगे तो आपका जो फॉर्मूला ये दिखा रखा है ना, E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/x³, तो ये बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको तो हमने किया भी है और एक बार आप करना इसको, ये हो जाएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है इस चार्ज के लिए यहाँ पे, इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बस डिस्टेंस देख लें, डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस अगर लोगे इस चार्ज का तो x+a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक x है, उसमें a ऐड करोगे तो x+a, और ये वाला इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x-a। जब q/r² रखोगे तो इसमें प्लेस करके निकाल लेना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है तो टॉर्क बताओ। टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से बनी हुई, इसके अंदर क्या है कि अगर डाइपोल को रखोगे थीटा एंगल पे तो क्या होता है बेसिकली कि इस पे फोर्स लगता है। फोर्स कैसा लगता है, देखो जैसे मान लो ये जो इमेजिन करो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये वाला इसको खींचेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। इसका मतलब पॉजिटिव इस तरफ भागेगा और नेगेटिव इस तरफ भागने की कोशिश, यानी कि फोर्स उस पर लगेगा इस तरह से, बराबर फोर्स लगेगा QE के बराबर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो QE यहाँ पे भी लगेगा, QE यहाँ पे भी लगेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है, यूनिफॉर्म है फील्ड। तो यहाँ से क्या होता है कि ये चीज़ इसको नीचे घुमाएगी, ये इसको ऊपर, तो इसका मतलब मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। फिर टॉर्क निकालेंगे ना, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो F×R होता है, मतलब F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन फोर्सेस। मतलब फोर्स एक आपका यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखें तो आप क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चीज़ हो रही है। डिस्टेंस F तो आपको पता ही है QE के बराबर है, और R मतलब फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स तो यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, ये इसको एक्सटेंड करो इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये थीटा है ही, ये आपको पता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है, तो जब आप 2a लेकर के साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, P/H, मतलब वही जिसका डिजिट R है ना, इसको अगर R मान लेते हो तो PR/H मतलब 2a, तो यहाँ से R की वैल्यू 2a साइन थीटा हो जाएगी। अब F की वैल्यू तो आपको पता है QE है, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। बस आप 2a साइन थीटा रख दो, और ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखते हो 2a साइन थीटा, तो ये 2a इंटू Q, ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, और ये E साइन थीटा एक साथ कर लो तो P साइन थीटा, यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो P×E टॉर्क हो जाएगा, ये निकल जाएगा टॉर्क वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये रैंडम सोल्यूशन है, इसका कोई डिटेल नहीं है, आपने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत उसी का हिंट दे रहा हूँ मैं, लेकिन समझने वाला इसको समझ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि आप ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय σ/ε0। तो ये भी आपका छोटा सा डेरिवेशन है, हमने सरफेस लिया हुआ है, सरफेस के ऊपर हमने मान लो कि चार्ज है, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, बाहर जो निकल रहा होगा प्रोट्रूड कर रहा होगा इस तरीके से, इस सरफेस इससे मतलब इसके ऊपर गॉसियन सरफेस आएगा छोटा सा सिलेंड्रिकल। फिर यहाँ इस सरफेस से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब कंपेयर करोगे तो बेसिकली आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हो। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके सेकंड चैप्टर का है, तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड चैप्टर के टाइम इसको करें, तो इसको आप अभी
मान के चले कि आप इसे लीव ही कर दें सेकंड चैप्टर में, एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते टाइम बताऊंगा, क्योंकि हमारा डिस्कशन जो है टेस्ट पेपर को लेकर के हो रहा है, तो ये चैप्टर क्वेश्चन जो है समझ लो चैप्टर 1 के टेस्ट में नहीं है। आगे बढ़ जाओ। फिर कहता है कि स्टेट गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? यही तो होता है कि मान लो कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के लिए हम मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ लेते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि डिस्टेंस आर है, तो यहीं पे गॉसियन सरफेस आप बनाते हो, स्फेरिकल ले लेते हो, क्योंकि स्फेरिकल लेने से क्या होता है, सिमेट्रिकल एक पर्पस देखने को मिलता है कि सिमेट्रिकली आप सॉल्व करते हैं। हालांकि सब आप कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस ये मान के चलो कि किस तरीके से गॉस लॉ को आप देखते हैं इधर। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है, वो एक गॉसियन सरफेस के फ्लक्स को चार्ज से रिलेट करता है। गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या करता है, कुछ फ्लक्स बनाता है। तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो ये मेज़र करेगा ना, ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो ये मेज़र करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के थ्रू बनेगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा यही गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करता है। तो इधर टोटल चार्ज जो है क्यों इनक्लोज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ये हो जाता है इस पर्टिकुलर उसके लिए, ठीक है। यानी कि नेट फ्लक्स इनक्लोज बाई a Gaussian surface is 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। यही जो गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इनक्लोज करता है उसी का 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स होता है, जितना भी फ्लक्स मेजर कर सकता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप एक बार देख भी लेना। उसके बाद से फिर कहता है कि आप ये बताओ कि थिन वायर लेकर के आप इन्फिनिटली लॉन्ग वायर को लेकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसका तो जैसे मान लो कि ये आपके पास ये कोई वायर है जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है। इन्फिनिटली मतलब मैं ये वाला पोर्शन तो डार्क कर देता हूँ और नीचे एक्सटेंड कर दिया, ऊपर भी इन्फिनिट मतलब लेंथ का ले लेता हूँ मैं। लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालना है, मान लो मुझे यहाँ निकालना है आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर, और इसको आपने चार्ज दिया हुआ है क्यू पूरे को, या फिर ये कह लो इसका क्यू से बेटर लेमडा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि इसके लेंथ पे चार्ज कैसे फैला हुआ है वो लेमडा है। तो लेमडा सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो एक छोटे से लेंथ को लेकर के, क्वेश्चन ये कहता है कि छोटे से लेंथ को लेकर के, जैसे मान लो कि ये लेंथ आप ले लेते हो, इस लेंथ को लेकर के और आप मतलब गॉस लॉ अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। और बस, और इसका रेडियस आर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या कहते हैं, a thin straight infinitely long wire conducting wire of linear charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length l, its axis coinciding with the length of the wire. Obtain the expression for electric field indicating its direction at a point on the surface of the cylinder। मतलब सरफेस मान लो कि सिलेंडर ऐसे लेते हो अगर आप, ये क्वेश्चन वही है बस थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है इस तरीके से। तो सरफेस यही हुआ ना, ये सरफेस हुआ, ये सरफेस, तो सरफेस मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो ये होती है अवे। आप प्रॉपरली जब फाइंड करते हैं ना, तो आप यहाँ पे जब आपको देखेंगे नोट्स के अंदर, तो अलग अलग सेक्टर के लिए चार्ज को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है। सिमेट्रिकली इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी अवे होगा। तो नेट अगर हम फील्ड यहाँ पे निकालें इन दोनों चार्ज की वजह से, कि तो चार्ज पूरे पे फैला हुआ है, हम इस चार्ज एलिमेंट को ले रहे हैं, इस चार्ज एलिमेंट को ले रहे हैं जो सिमेट्रिकली अपोजिट है, उस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मान लो कि थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकली अपोजिट एंड है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर है इसलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक होगा
कंपोनेंट बनाओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक ऊपर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक इसका बनाओ। इसका जब बनाओगे तो इसका किस तरफ जा रहा होगा, इस वाले का नीचे जा रहा होगा, एक सामने जा रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों का कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा, तो ये कैंसिल कर जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जितनी बार आप निकालेंगे उतनी बार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वायर की वजह से हमेशा अवे होता है, आप हर जगह अवे ही निकालेंगे। आप सरफेस चूज़ कर लेंगे, आप ये S1, ये S2 और ये S3। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करोगे, वही गॉस लॉ अप्लाई कर दोगे, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। चार्ज यहाँ पे इनक्लोज कितना हो रहा है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, लेमडा इक्वल्स टू Q/L होता है, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू लेमडा L हो जाएगा। तो आपका ये लेमडा L हो गया। उसके बाद से QE की वैल्यू को E.ds कर देंगे, E.ds क्लोज सरफेस के लिए हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज या लेमडा इंटू L। फिर आप आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और ब्रेक कर देता हूँ। देखो E.ds 3 पार्ट में ब्रेक होता है, 3 सरफेसेस के लिए लेते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, S1 S2 ये है, जैसे S2 मानना है वैसे S1 S2 भी लिया है, S3 भी लिया हुआ है, तो सबके लिए हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे S1 DS1 अगर लेते हो यहाँ पे, मतलब अगर मान लो कि इसके छोटे से अगर हम एरिया की बात करें तो वो DS2 है। इस छोटे से एरिया को अगर यहाँ पे ले रहे हो अगर आप, ये DS1 है, और ऊपर वाले सरफेस को ले रहे होगा तो DS2 DS3 है। तो आप जो है इनको ब्रेक जब करोगे तो ये E.ds1 हो जाएगा सरफेस 1 के लिए, ऐसे ही E.ds2 सरफेस 2 के लिए, और यहाँ पे E.ds3 सरफेस 3 के लिए, वो होगा 1/ε0 टाइम्स लेमडा इंटू L। अब देखो DS1 DS2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, सॉरी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ 90 बन गया, इसलिए यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब S2 के लिए 0 हो जाएगा, थीटा जिस 90 आ रहा है, और यहाँ पे S3 के लिए भी 0 हो जाएगा, बिकॉज ऊपर भी 90 बनेगा फ्लैट सरफेस से। तो ये कॉस थीटा कॉस 90 के लिए 0 होती है, तो ये कॉस 90 की वजह से 0 हो जाएगा, ये बचेगा बस। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से E और DS1 के बीच का एंगल जो है 0 बन रहा है उधर। अगर आप देखोगे तो DS1 जो था S1 ऐसे, तो DS1 बाहर की तरफ, E भी बाहर की तरफ, तो एंगल जो है यहाँ पे कर्व सरफेस पे वो 0 बन रहा है। तो EDS cos 0 कितना जाएगा, 1/ε0 टाइम्स लेमडा L। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट बाहर हो गया, DS 4πr² के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो E निकल जाएगा। तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली में DS1 ये 4π² लेना है, सॉरी ये तो एक्चुअली 4π² कैसे ले लोगे, यहाँ पे DS है और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πRH, तो 2πRL हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये कहता है कि वो निकालो एक शेल को लेकर के, शेल के लिए फिर आप शेल लेते हैं। तो शेल के लिए आप बेसिकली इस शेल को चार्ज दिया हुआ है मान लो, तो शेल पे चार्ज इस तरीके से फैला हुआ है। सरफेस है तो सरफेस पे चार्ज सिग्मा के टर्म में आप देख रहे होंगे इसको, ठीक है। तो अगर आप शेल के लिए निकाल रहे हैं तो शेल के लिए आपने डेरिवेशन किया होगा उस टाइम जो हमने पढ़ा था, वो उसी चीज़ को मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। बस चार्ज है, अब मुझे आउटसाइड निकालना है और इनसाइड निकालना है, तो आउटसाइड निकालूंगा। इसका रेडियस R है, कैपिटल R डिस्टेंस अवे, मतलब सेंटर से। ये कंडीशन कौन सी हो गई, R इज़ ग्रेटर देन R, ये कंडीशन हो रही है।
तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, फिर यहाँ पे ई डॉट डी एस निकालेंगे। यहाँ पे ई डॉट डी एस निकालेंगे, एक ही एलिमेंट को लेकर के आप सबको प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमने इसे इसको किया था। ई डॉट डी एस कितना जाएगा, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब जो है आपका ई तो ई डॉट डी एस, देखो ई जो होगा और डी एस के बीच का एंगल हर जगह क्या होगा, ना ज़ीरो ही बन रहा होगा। जैसे मान लो आप ये एलिमेंट लेते हो तो डी एस वेक्टर इधर गया और ई वेक्टर भी इधर ही जाएगा, क्योंकि चार्ज को आप यहाँ लेकर के प्लस से अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये सारे चार्जेस को आप जब यहाँ रख दोगे, इमेजिन करोगे, तो ये अवे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे हो गई। इसलिए यहाँ पे जब देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही काम कर रहा है और डी एस वेक्टर भी बाहर की तरफ काम कर रहा है, तो फिर से एंगल ज़ीरो हो जाएगा। हर जगह ज़ीरो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, और ई कांस्टेंट भी हो जाएगा, वैल्यू बराबर है, तो डी एस हो जाएगा ये, और ये जाएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू। यहाँ से डी एस की वैल्यू आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेना है तो 4πr² ले लो, वहाँ से ही निकाल लेना है। इनसाइड निकालोगे तो इनसाइड कोई भी, मान लो कि आप यहाँ निकाल रहे हो तो इनसाइड कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा। बाहर सरफेस पे R=R रख दोगे इसी वाले में, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा ये चीज़ समझ लें। ग्राफ बनाने के लिए क्या है कि आप देखें यहाँ पे अगर R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो R=R पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, तो ऐसे ग्राफ में ये लाइन हो जाएगा। ग्राफ की शुरुआत ऐसे होगी यहाँ से, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस पे मिलता है, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाला पोजीशन कौन सा है, R=R, क्योंकि इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यहीं मिलेगी। फिर आगे जो है ग्राफ आपका इस तरीके से टर्न होगा, क्योंकि जो वेरिएशन है प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस तरीके से आप कर पाएंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी है, तो वो भी वही चीज़ शीट के लेफ़्ट राइट में निकालना है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालोगे, शीट की वैसे क्या होता है, σ/2ε0, तो σ1 σ2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर नेट कहीं कहीं ऐड कर देना, कहीं माइनस कर देना, वो डिपेंड करता है कि प्लस वगैरह कैसा है। तो ये था आपके पूरे टेस्ट का एनालिसिस। चलो ठीक।